बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद सवालात को यहाँ डिस्कस करता हूँ। पहले एक रिक्वेस्ट तमाम सुनने वालों से कि जब भी वरासत के मुतल्लिक कोई सवाल पूछा जाए तो उसमें एक मेहरबानी किया करें कि जो मुतवफ़ी यानी जो शख्स फोत हो रहा है उसके साथ रिश्ता बताया करें कि फोत होने वाले के इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, उसकी बीवी है, उसकी वालदा है या उसका भाई है। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों उसको मरकज़ बनाया करें और फिर उसके जो रिश्तेदार हैं उनकी तफसील बताया करें। लोग यहाँ क्या करते हैं, मसलन कोई शख्स कहेगा कि मेरे वालिद फोत हो गए हैं, तो बताएं मेरा हिस्सा कितना है, वालदा का हिस्सा कितना है। अब यहाँ ये तयन करना मुश्किल हो जाता है कि वो वालदा किसकी हैं। जो शख्स पूछ रहा है वो उसकी वालदा है या वो मुतवफ़ी की वालदा है, क्योंकि पूछने वाले की वालदा वो मुतवफ़ी की बीवी हो गई। लेकिन अगर आप सिर्फ वालदा कहें तो उससे डबल मीनिंग आ जाता है कि वो अगर मुतवफ़ी की वालदा होगी तो शेयर और है, अगर वो पूछने वाले की वालदा है यानी मुतवफ़ी की बीवी है तो उसका शेयर और है। इसलिए हमेशा प्रॉपर उसको मरकज़ बना के और कोशिश किया करें कि एक चार्ट बना के वो क्वेश्चन अपना भेजा करें जिसमें मरकज़ वो मुतवफ़ी हो और साथ में बताया कि इसके बहन भाई कौन है, या अगर वो शादीशुदा है तो औलाद में कौन है, वालिदैन जिंदा हैं तो कौन जिंदा है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कौन कब फोत हुआ, ये भी इंतहाई अहम है। मसलन अगर एक शख्स फोत हो रहा है, वो गैर शादीशुदा था तो उसकी प्रॉपर्टी बहन भाइयों की तरफ जाएगी। अब अगर कोई बहन या भाई उससे पहले फोत हो चुका है तो उसको क्योंकि कुछ नहीं मिलना होता, इसलिए वहां बताना जरूरी होता है कि कौन, यानी उसका अगर कोई बहन भाई फोत शुदा है तो वो कब फोत हुआ है, इस मुतवफ़ी से पहले या बाद में। जब भी कोई पूछता है तो मुझे फिर आगे से काउंटर क्वेश्चन उनको करना पड़ता है कि इसमें ये क्लैरिफाई करें, उसके बाद जवाब आपको दिया जा सकता है। एक खातून गालिबन पेशावर से थी या कहाँ से, तो उन्होंने क्वेश्चन किया तो उन्होंने इंतहाई अच्छे अंदाज से, इतना इम्प्रेसिव स्टाइल था कि उन्होंने प्रॉपर बताया मुतवफ़ी को ही मरकज़ रख के कि कौन कौन वारिस है। फिर साथ में पूरी तफसील शेयर की कि कौन इसमें से फोत हो चुका है और वो कब फोत हुआ। तो मैंने आगे जवाब देते हुए भी उनको स्पेशल ये कहा कि ये वाहिद आपकी तरफ से सवाल आया जो प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है, तो अब बाकियों से भी गुजारिश ये है कि इसको प्रॉपरली डिफाइन किया करें। अब जनाब एक सवाल है कि रिकॉर्ड निकलवाना है तो उसकी सरकारी फीस क्या है। तो जनाब इस पे जवाब ये है कि आप जब किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, सरकारी स्कूल में जाएं, सरकारी बैंक में जाएं, तो जो कुछ आपको वहाँ माहौल मिलता है, नज़र आता है, या जिस तरह की आपको सर्विस मिलती है, अब उसके मुकाबले में आप किसी सरकारी प्राइवेट स्कूल में चले जाएं, प्राइवेट बैंक में चले जाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, तो आपको दोनों जगहों पे एक जगह नज़र आएगा कि मैं किसी गरीब मुल्क में हूँ, और जैसे ही आप प्राइवेट साइड पे जाएंगे तो पता चलेगा कि मैं यूरोप में आ गया हूँ। तो यही हालात होते हैं कि जब आप पटवारी साहिबान के पास जाएं रिकॉर्ड निकलवाने के लिए, तो अगर आप कहें कि मैं सरकारी कीमत पे रिकॉर्ड लूंगा तो आपको वही सर्विस मिलेगी जो सरकारी अस्पताल में मिलती है, जो सरकारी स्कूल में मिलती है। लेकिन जब आप इंप्रेशन देंगे कि जनाब मैं, मुझे आप ऐसे ही ट्रीट करें जैसे मैं किसी प्राइवेट स्कूल में आ गया हूँ, यानी पटवारी साहिबान को ये पता हो कि इसने वो प्राइवेट स्कूल की फीस देनी है, तो फिर आपको वो सर्विस मिलेगी जो प्राइवेट इदारों में मिलती है। ये मैं ज़रा स्टाइल चेंज करके तो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब उधर जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप आए हैं तो हमारी अच्छी खिदमत करके जाएंगे। वो खिदमत जो कानून की नज़र में मतलब इलीगल है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे यहाँ इस कदर राइज है कि आप अगर 10 इदारों में गए हैं किसी भी तरह के, ये तो मैं पटवारी साहब की बात इसलिए कर देता हूँ कि क्योंकि हमारा शोबा ये है ना, यहाँ हमने ज़मीनों के मैटर्स डिस्कस करने हैं। अदरवाइज आप किसी भी इदारे में चले जाएं, आप बल्दिया में चले जाएं, आप वापडा में चले जाएं, आप कोई भी ABCXYZ महकमा आप नाम ले लें, वहाँ सिस्टम ही ये है, पैसे देने हैं तो काम होना है। इमरान खान साहब आए तो बड़ी तवक्को थी, मैं क्योंकि उनके
उसी तरह लाखों सोल्जर्स में मैं भी शामिल था। तो बड़ी उम्मीद थी कि इनके आने से ये कल्चर ख़त्म होगा, लेकिन बदकिस्मती से वो बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये खैर जब तक ख़त्म नहीं होता तो मुश्किलात तो लोगों के लिए बनती रहेंगी। अलबत्ता सरकारी फ़ीस पे अगर आपने रिकॉर्ड लेना है, आपको मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा, और अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि सरकारी फ़ीस में आपके ये काम होना शुरू हो। ये जनाब आगे एक भाई पूछते हैं कि रजिस्ट्री गुम हो गई है, इंतकाल हो चुका है। तो अगर आपका इंतकाल हो चुका है, आपका रिकॉर्ड महकमा माल के रिकॉर्ड में आपका नाम एंटर हो जाएगा, आपको फ़र्द भी मिल जाएगा। आपने ज़मीन फ़रोख्त करनी है, आप उसी फ़र्द पे फ़रोख्त भी कर सकेंगे। आपको प्रैक्टिकली ज़रूरत कहीं नहीं पेश आएगी अपनी रजिस्ट्री की, लेकिन फिर भी आप रजिस्ट्री अगर आपको चाहिए हो तो आप उसकी अटेस्टेड कॉपी वो आप ले सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, और वो अटेस्टेड कॉपी आपके कहीं भी जहाँ भी आपको ज़रूरत हो तो वो आपके काम आ सकती है। बाकी रही बात मलकियत का सबूत, तो वो आपको फ़र्द चाहिए होगा, वो आप एनी टाइम लें, फ़रोख्त करनी है तब भी या कहीं पेश करना है बतौर सबूत, तो वो आप पेश कर सकते हैं। आगे जनाब क्वेश्चन है कि बाप ने अगर बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है तो क्या बाप वापस ले सकता है? तो जनाब इसको आप ऑलमोस्ट नामुमकिन समझें, खास तौर पे अगर इनका गालिबन क्वेश्चन यही था कि वो जो बेटा था वो नाबालिग था, यानी छोटा बेटा था, अंडर 18, उसको गिफ्ट किया गया था। तो ऐसी सूरत में आप ऑलमोस्ट नामुमकिन ही समझें, क्योंकि जो उस बच्चे को गिफ्ट किया जाए वो रिवोक करना, वापस लेना, वो आम हालात में पॉसिबल नहीं होता। अलबत्ता अगर बच्चा जिसको गिफ्ट किया गया वो मेजर था, 18 साल से ऊपर था, तो अगर उसको किया गया तो फिर बाप अगर अदालत में ये साबित करता है कि मैंने तो ये नहीं किया, ये तो फ्रॉड के जरिए हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं है, धोखे से बेटे ने करा लिया, तो उस सूरत में वो उसको कैंसिल करवा सकता है। रेवोकेशन यानी वापसी वो आम हालात में नहीं मुमकिन होती। आगे जनाब एक क्वेश्चन है कि हिबा प्रॉपर्टी जब की जाए तो उसमें कब्जा नहीं दिया गया। ए ने प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट की है लेकिन उसने कब्जा नहीं दिया, तो ऐसी सूरत में उस गिफ्ट की क्या वैल्यू है? तो जनाब जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफर, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन किसी भी गिफ्ट के लिए, इन तीनों का होना ज़रूरी है। अगर आपने पोजेशन कब्जा मुंतकिल नहीं किया तो वो गिफ्ट मुकम्मल ही नहीं हुआ। इस बुनियाद पे उस गिफ्ट को लेटर ऑन कैंसिल करवाना वो बड़ा आसान हो जाता है कि जनाब क्योंकि कब्जा मुंतकिल नहीं हुआ लिहाजा गिफ्ट मुकम्मल ही नहीं हुआ। जब मुकम्मल नहीं हुआ तो ये ट्रांजैक्शन ये वैलिड नहीं है। बाज़ ऐसी सूरतें होती हैं जिसमें कब्ज़ा की मुंतकिली ज़रूरी नहीं होती, जैसे अगर कोई बाप बेटे को गिफ्ट कर रहा है और बेटा है भी 18 साल से कम, तो ऐसी सूरत में फिर वो कब्ज़ा की मुंतकिली उसको अदालतें कहती हैं कि वो इस्टेब्लिश करनी ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर बीवी को गिफ्ट किया जा रहा है तो उसमें भी ये रूल्स इस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है। इसी तरीके से अगर को शेयरर यानी दो भाई हैं और उनकी प्रॉपर्टी है इकट्ठी, तो उसमें से अगर एक भाई वो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे भाई को दे रहा है कुछ हिस्सा सपोज, तो वो पहले ही को शेयरर हैं, दोनों उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी मालिक हैं। तो ऐसी सूरत में वो स्ट्रिक्टली इसको नहीं देखा जाता, क्योंकि को शेयरर के बारे में ये कहा जाता है कि उसका तो कब्जा पहले ही तस्वुर किया जा रहा है। हर खसरा के अंदर, पूरी खेवट के हर खसरा के हर इंच के अंदर उसका क्योंकि कब्जा ऑलरेडी माना जाता है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए ये एस्टेब्लिश करना कि उसको प्रॉपर हैंड ओवर किया गया पोजेशन, वो अ, इतना ज़रूरी नहीं रह जाता। अदरवाइज कोई भी गिफ्ट है उसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि वो पोजेशन यानी कब्जा मुंतकिल किया जाना, ये साबित करना, ये प्रूव करना अदालत में इंतहाई ज़रूरी होता है। तो ये जनाब चंद क्वेश्चंस थे, बाकी इंशाल्लाह फिर